दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास को कवर कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे अपने इस सीरीज के अध्याय 2 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इस पूरे जो है तो सेशन में हम लोग कवर करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता को। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे पहले बात कर लेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के परिचय की। उसके बाद बात करेंगे भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम की। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की बात करेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। उसके बाद सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति और फिर हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्थिति की। उसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन की बात करेंगे और सिंधु सभ्यता की देन क्या क्या रही हैं इनकी बात करेंगे। और अंत में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखेंगे। उसके बाद सेल्फ चेक के रूप में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उनको कवर करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन का। भारतीय इतिहास के अध्याय 2 के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, ये क्या है, विश्व की जो प्राचीनतम नगरीय सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में से एक है। इसका उदय ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में हुआ था। तो इसका जो उदय था वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रांत में, तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर प्रांत में हुआ था। सिंधु नदी घाटी के अनेक स्थल इस सभ्यता के केंद्रीय स्थल बने हैं। तो जो सिंधु नदी घाटी थी उसके अनेक स्थल इस सभ्यता के केंद्रीय स्थल बने हैं। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर से दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार किस ओर से किस ओर हुआ है, तो पश्चिमोत्तर भाग से, पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। अपने विस्तार क्षेत्र के आधार पर यह संसार की सबसे विशाल प्राचीनतम सभ्यता थी। तो अपने यदि विस्तार की बात करें तो विस्तारित क्षेत्र के आधार पर जो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये क्या है दोस्तों, ये संसार की सबसे विशाल प्राचीनतम सभ्यता थी। तो संसार की सबसे विशाल प्राचीनतम सभ्यता अपने विस्तार क्षेत्र के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं कालक्रम की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार और कालक्रम क्या रहा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भौगोलिक विस्तार और कालक्रम किस तरह का रहा है। तो प्राचीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से कांस्य युगीन आद्य ऐतिहासिक कालीन सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। तो प्राचीन सभ्यताओं में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये जो कांस्य युगीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा था। तो सबसे अधिक इसका विस्तार था। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। तो यह जो सभ्यता है यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित सुत कांगेडोर से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ तक फैली हुई है। तो याद रखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये जो सभ्यता है ये प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। और इस सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसा है, तो उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद तक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद। जम्मू का जो क्या है, मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के दैमाबाद नर्मदा के मुहाने पर स्थित तक है, तो वहाँ तक है उत्तर दक्षिण इसका विस्तार। और पश्चिम में बलूचिस्तान
पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित सूतकांगे डोर से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली है। तो आलमगीरपुर मेरठ तक इसका क्या है, विस्तार है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जम्मू के मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली है, और पश्चिम से पूरब का इसका जो विस्तार है ये सूतकांगे डोर बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर के आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। समूचा क्षेत्र इसका क्या है, त्रिभुजाकार है। तो इसका जो क्षेत्र है तो वो कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। आकार इसका कैसा है, तो त्रिभुजाकार इसका आकार है, जो कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का इसका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उन सभ्यताओं से बड़ा है। रेडियो कार्बन C14, तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर इसका काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। तो इसका जो समय है, तो सब सर्वाधिक मान्य जो समय है जो कि कार्बन 14 पद्धति के आधार पर निर्धारित किया गया है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच। आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले कौन थे, तो चार्ल्स मैसन थे। इन्होंने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान की। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ, और आगे वर्ष 1921 में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष वर्ष 1921 में थे जॉन मार्शल जी, उनके निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इस कारण से इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का जो निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, कंकाल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये कंकाल है। सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक जो कंकाल हैं, स्केलेटन है, वो कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कंकालों के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। तो जो कंकाल स्केलेटन है ह्यूमन्स के, उनके परीक्षण से, उनके टेस्टिंग से पता चलता है, ये निर्धारित होता है कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी, 4 प्रकार के लोग या 4 प्रकार की प्रजातियां रहती थी। उनमें से भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन तथा मंगोलायड थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें 4 प्रकार के क्या है, प्रजातियां निवास करती थी। और इन प्रजातियों के बारे में पता कैसे चला है, तो जो सर्वाधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं उन कंकालों के परीक्षण से क्या हुआ है, यह निर्धारित हुआ है कि जो सिंधु सभ्यता थी इसमें 4 प्रजातियां निवास करती थी। एक तो भूमध्य सागरी, दूसरी ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरी अल्पाइन और चौथी मंगोलायड। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। तो सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो थे वो भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। तो सबसे ज़्यादा लोग किस प्रजाति के थे, तो भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग थे। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। तो यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता बताइए, तो आप 2 चीज़ें बता सकते हैं, नगर योजना और उसकी जल निकास प्रणाली। सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। तो प्रत्येक जो नगर था उसमें 2 भाग हुआ करते थे। पश्चिमी भाग में एक टीला था जिसको पश्चिमी टीला, और पूर्वी भाग में जो टीला था उसे पूर्वी टीले के नाम से जाना जाता था। तो 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। पश्चिमी जो टीले थे वो क्या थे, अपेक्षाकृत पूर्वी टीले से छोटे होते थे और क्या होते थे, ऊंचे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग
स्थित थे। और ये जो टीले थे इनमें क्या था, किला और दुर्ग स्थित थे, इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। ये जो टीले थे इनको क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय विशेषता है वो क्या है, सर्वप्रमुख जो इसकी विशेषता है वो नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। सड़कें इसमें क्या करती हैं, सड़कें एक दूसरे को यहाँ पर समकोण में काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे थे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। और ये जो टीले पश्चिमी और पूर्वी टीले थे इन पर क्या थे, इन पर अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे किले और दुर्ग स्थित थे। इसे नगर दुर्ग कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं पूर्वी टीले या निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। तो जो पूर्वी टीला है या निचले नगर हैं उन पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। तो पूर्वी टीले या निचले नगर पर क्या मिला है, नगर या आवास क्षेत्र का साक्ष्य मिला है। और ये क्या है, अपेक्षाकृत बड़े थे। इनमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। तो यहाँ पे जो पूर्वी टीला था इसको निचले नगर या आवास क्षेत्र के रूप में साक्ष्य इसके मिले हैं। और ये अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़े थे। इनमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। तो जो दुर्ग था उसके अंदर क्या थे, मुख्यतः जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन थे और अन्नागार थे वो क्या थे, स्थित थे। तो इस तरह से जो दुर्ग का अंदर वाला भाग था वहाँ पर जो प्रमुख प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन और अन्नागार थे वो स्थित थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला क्या था, एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्या था, पश्चिमी टीला था, ये एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता था। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का नगर क्षेत्र पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। तो यहीं से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो जिसमें पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। तो वो स्थल है कालीबंगा का और ये राजस्थान में पड़ता है। तो याद रखेंगे सामान्यतः जो पश्चिमी टीला था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि जो पूर्वी टीला था उसमें कोई रक्षा प्राचीर नहीं होती थी। अपवाद स्वरूप कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र था, ये पूर्वी टीला भी यहाँ पे क्या था, रक्षा प्राचीर से युक्त था, मतलब रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। लोथल और सुरकोटदा में लगभग अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं। तो लोथल और सुरकोटदा ऐसे क्या हैं, दो स्थल हैं जहाँ से दो अलग टीले नहीं मिले हैं। तो अलग अलग दो टीले यहाँ से नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। तो जो लोथल गुजरात का और सुरकोटदा है, यहाँ पे क्या है, अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र क्या है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। जबकि चन्नूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। तो जो चन्नूदड़ो था ये क्या है, एकमात्र ऐसा क्या है, स्थल है, एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था, जिसमें दुर्ग नहीं बनाए गए थे। धौलावीरा नगर 3 इकाइयों में बटा था। और जो धौलावीरा नगर था ये कितनी इकाइयों में बटा था, तो 3 इकाइयों में बटा था। धौलावीरा का साइन बोर्ड संभवतः धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड है, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। तो धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है, जो हड़प्पाई नगरों से प्राप्त अब तक लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। तो लिखावट का सबसे बड़ा नमूना कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा में क्या है, ये एक प्रकार का उत्कीर्ण लेख है, संभवतः गिरा हुआ इसको साइन बोर्ड के रूप में देखा जा रहा है। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना जिप्सम भरकर तैयार की गई थी। तो जो क्या था, सफ़ेद काठ की एक तख्ती थी, उस पर सफ़ेद चूना जिप्सम भर करके इसमें क्या किया गया था, लिखावट को तैयार किया गया था। इसमें 10 संकेताक्षर हैं। तो याद रखेंगे कि धौलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास से मिला है, जो हड़प्पाई नगरों से प्राप्त अब तक के लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर, तो एक लकड़ी काठ की क्या है, तख्ती थी, उस पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना
और जिप्सम भर करके तैयार की गई थी, जिसमें कितने 10 संकेताक्षर थे। कितने संकेताक्षर का साइन बोर्ड था धौलावीरा में, तो 10 संकेताक्षरों युक्त साइन बोर्ड मिला है, जिसमें सफ़ेद चूना और जिप्सम भर करके एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें लिखावट करी गई थी। आगे बात कर लेते हैं। घरों के दरवाजों एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुल करके गलियों में खुलते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके घर के जो दरवाजे थे और खिड़कियां थी, ये मुख्य सड़क में नहीं खुल करके गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद था। तो जो क्या था, घर के दरवाजे और खिड़कियां थी, ये मुख्य सड़क में न खुल करके गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा शहर था जहां जो क्या था, इस पद्धति का अपवाद था। यहाँ पर दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। तो यहाँ पे जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो मेन जो है तो रोड की तरफ खुलते थे। कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ भवनों की दीवारों पर प्लास्टर मतलब ये जो अब होने लगा है, तो प्लास्टर के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। तो जबकि जो मकान थे उनको बनाने के लिए कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु सबसे प्रचलित आकार 4:2:1 का था। तो 4, 2 और 1 के अनुपात में जो ईंटें थी वो सबसे प्रचलित आकार था उसका। आगे बात कर लेते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो किस इतिहासकार ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो वो पिग्गट महोदय थे। इन्होंने क्या कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। तो धरती को उर्वरता की देवी किस सभ्यता के लोग मानते थे, तो धरती को उर्वरता की देवी हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते थे। वर्तमान समय में भी भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक ये वाला चिन्ह, स्वास्तिक का जो चिन्ह है, निशान है, ये हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। तो वर्तमान समय में भारतीय समाज में प्रचलित जो स्वास्तिक का क्या है, चिन्ह है या निशान है, ये हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। सिंधु सभ्यता के लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे। तो वह कौन सा रंग है जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, परिचित नहीं थे, तो वो नीला रंग है। सिंधु सभ्यता के लोग नीले रंग से परिचित नहीं थे। आगे बात कर लेते हैं। सड़कों के दोनों ओर नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो जो सड़कें थी उसके दोनों ओर नालियों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। घरों का पानी बाहर बहकर सड़कों तक आता था। तो जो घरों का पानी था ये बाहर बह करके सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी। तो जहां पर इनके नीचे क्या बनी थी, मोरियां बनी हुई थी। ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थी। तो ये जो मोरियां थी ये क्या थी, ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी रहती थी। इन मोरियों में नरमोखे मेन होल भी बने थे। और ये जो मोरियां होती थी इनमें क्या होते थे, नरमोखे होते थे, मेन होल होते थे। इस सभ्यता के लोग जुड़ाई के लिए मिट्टी के गारे तथा जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। तो जो है तो ईंटों को जोड़ने के लिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये क्या करते थे, मिट्टी का गारा और जिप्सम के मिश्रण का उपयोग करते थे। सैंधव सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं। तो सैंधव जो सभ्यता थी वहाँ पर भवन क्या मिले हैं, बड़े बड़े मिले हैं। और जिनमें क्या था, स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि प्रमुख हैं। तो बड़े बड़े भवनों में क्या मिला है, स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास, ये सभी मिले हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है वो क्या है, विशाल स्नानागार है। जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो क्या है, विशाल अन्नागार है। और जो सार्वजनिक महत्व का क्या है स्थल है मोहनजोदड़ो का, ये क्या है, ये विशाल स्नानागार है। आगे बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी प्रधान विशेषता नगरीकरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक पूर्ण विकसित सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी जो क्या है मेन विशेषता है वो क्या है, अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है। आगे बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति क्या थी या कैसी थी। तो डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया
अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में था। तो याद रखेंगे जो राजनीतिक स्थिति थी, तो डॉक्टर रामशरण शर्मा की यदि माने तो उन्होंने बताया है कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक ध्यान व्यापार और वाणिज्य की ओर देते थे, अतः हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में था। इतिहासकार हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। तो जो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। यदि मैके इतिहासकार की माने तो वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है। तो इस तरह से राजनीतिक स्थिति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। रामशरण शर्मा जो कि इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा जी मानते हैं कि जो है तो हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्गों के हाथों में था, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा ध्यान व्यापार और वाणिज्य की ओर दिया करते थे। हंटर महोदय मानते हैं कि यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो जनतांत्रिक थी, और मैके महोदय मानते हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि का शासन था। स्टुअर्ट पिगट ने इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के होने का अनुमान लगाया है। आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति की। तो सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति, तो सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति में समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। तो जो समाज की इकाई थी ये परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि सैंधव समाज संभवतः मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक था। तो याद रखेंगे सामाजिक स्थिति में सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति में समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी और मातृदेवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है, यह प्रकट होता है कि सैंधव समाज क्या था, संभवतः मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक था। सैंधव समाज संभवतः अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित थे। व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। योद्धा वर्ग के अस्तित्व का ज्ञान नहीं मिला है, लेकिन संभवतः सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तो याद रखेंगे कि जो सैंधव समाज था ये क्या था, मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक था, और समाज क्या था, अनेक वर्गों पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित थे। व्यापारी वर्ग क्या था, यहाँ पर प्रभावशाली था, और योद्धा वर्ग के अस्तित्व का साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है। तो योद्धा वर्ग, क्षत्रिय वर्ग के अस्तित्व का यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन संभवतः जो सिंधु सभ्यता है इस सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। तो दास होते थे यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं, इस सभ्यता के निवासी खाने पीने, वस्त्र एवं आभूषण के शौकीन थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी इसके जो निवासी थे, यहाँ जो रहने वाले लोग थे वो खाने पीने, वस्त्र और आभूषण के शौकीन थे। संभवतः वे शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। संभवतः वे क्या करते थे, अन्न वाला भोजन और मांस वाला भोजन दोनों करते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आभूषण सोने, चांदी और माणिक के बनाए जाते थे। जो आभूषण होते थे वो क्या थे, सोने के, चांदी के और मड़ियों के बनाए जाते थे। संभवतः गरीब लोग संभवतः शंख, सीप और मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। तो जो लोग क्या थे, गरीब थे सिंधु सभ्यता में, तो वो लोग क्या थे, संभवतः शंख, सीप और मिट्टी के बने हुए आभूषण पहनते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। तो उस टाइम पर जो हाथी दांत और शंख था इसका उपयोग अलंकरण और चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। तो जो आभूषण था उसका प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों किया करते थे। 3 प्रकार के समाधान, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं दाह संस्कार के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें 3 प्रकार के समाधान, पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का प्रमाण यहाँ पे मिला है। लोथल से 3 युगल समाधान तथा कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। तो 3 प्रकार के क्या थे, समाधान मिले हैं, पूर्ण, आंशिक एवं दाह संस्कार का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं,
मतलब एक साथ ही दो जो है तो शव बरामद हुए हैं, कालीबंगा से एक युगल समाधान मिला है। तो इससे विद्वान क्या करते हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, सती प्रथा के प्रचलन का सती प्रथा का प्रचलन यहाँ पर रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के आर्थिक स्थिति की। तो सिंधु सभ्यता की यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो सैंधवकालीन सभ्यता, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति में बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों से। तो कृषि की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। तो कृषि कैसी थी, समृद्ध कृषि थी, और ये क्या था, आंतरिक और बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। दो फसलों की खेती, हल का प्रयोग, फसलों की विविधता सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। तो दो फसलों की खेती यहाँ पर होती थी, हल का प्रयोग होता था, फसलों की विविधता थी, अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती थी। और ये क्या है, सिंधु सभ्यता की कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें, तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, 9 प्रकार की फसलें, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज आदि पैदा करती थी। तो 9 प्रकार की फसलें पैदा करते थे, गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास, अनाज। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता में जो कृषि कार्य था उसमें प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता से कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। तो कोई फावड़ा या फाल यहाँ से नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः किस प्रकार के हलों का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं बनावली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। तो जो क्या है, कालीबंगा है, वहां से क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और बनावली जो है वहां से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं लोथल से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 जो नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ से क्या मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। तो सबसे पहले जो कपास पैदा करने का श्रेय है वो किस सभ्यता के लोगों को दिया जाता है, तो ये सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय। ये लोग तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से परिचित थे। तो जो क्या था, सिंधु सभ्यता के लोग थे ये तरबूज, खरबूजा, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से परिचित थे, और ये क्या करते थे, इस तरह के फलों की पैदावार करते थे। आगे बात कर लेते हैं पशुपालन की। तो पशुपालन में जो है तो आर्थिक, पशुपालन में कौन कौन से जानवर यहाँ पे पाले जाते थे सिंधु सभ्यता में, तो पशुपालन में बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। तो पशुपालन यहाँ पर होता था जिसमें बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर यहाँ पर पाले जाते थे। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृद मूर्तियाँ तथा सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो लोथल और रंगपुर से क्या मिले हैं, घोड़े की मृद मूर्तियाँ मिली हैं, और सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, परंतु घोड़े पालने का कोई स्पष्ट साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है। घोड़े के अस्थि पंजर जरूर सुरकोटदा से मिले हैं, लेकिन घोड़े के पालतू होने का यहाँ पर कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। हाथी को पालतू बना लिया गया था। सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा जो हाथी जानवर था इसको पालतू बना लिया गया था। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था, और सिंधु सभ्यता में जो सबसे प्रिय पशु था ये क्या था, कुबड़ वाला सांड था। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो ऊंट की जो अस्थियां हैं ये कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। चावल की खेती का प्रमाण लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। तो चावल जो है इसकी खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से मिला है। जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से मिला है। तो जल संग्रह के लिए जो बांध हैं इनके निर्माण का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो ये धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा एवं बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा और बनावली नगर से क्या मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से आटा पीसने वाली
पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। तो लोथल से क्या है, आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। पत्थर की चक्की उस टाइम पर होती थी तो उसके क्या मिले हैं, 2 पार्ट मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य की। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके जीवन में व्यापार का सबसे ज़्यादा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों तथा ढेर सारी सीलों, मृंड मुद्राओं के रूप में लिपि और मानकीकरण माप तौलों के अस्तित्व से होती है। तो जो क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनके जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था और इसकी जो पुष्टि थी वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े जो कोठारे थे और ढेर सारी सील, मुद्राएं थी उनके रूप में लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से पता चलता है। देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। तो इस टाइम पर जो देसी और विदेशी व्यापार थे, दोनों प्रकार के व्यापार क्या थे, उन्नत अवस्था में थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। तो व्यापार क्या होता था, एक वस्तु को दे करके दूसरी वस्तु को ले लिया जाता था। तो व्यापार क्या था, एक तरह से विनिमय प्रणाली पर आधारित था। देसी व्यापार के परिवहन के साधन बैलगाड़ी व पशु तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः जल परिवहन द्वारा होता था। तो जो देश के अंदर व्यापार होता था ये क्या होता था, बैलगाड़ी तथा पशुओं के द्वारा होता था और जो विदेशी व्यापार था ये क्या होता था, जल परिवहन द्वारा होता था। बंदरगाह या व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर थे बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेडोर, सोतकाकोह, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव, प्रभास पाटन। तो ये क्या थे, प्रमुख जो है तो बंदरगाह थे, व्यापार तंत्र से जुड़े प्रमुख नगर या बंदरगाह नगर थे। बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेडोर, सोतकाकोह, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव, प्रभास पाटन। तो प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था या नहीं था। तो वहां पे आपको याद रखना है कि बालाकोट, डाबरकोट, सुतकांगेडोर, सोतकाकोह, मुंडीगाक, मालवान, भगतराव और प्रभास पाटन क्या है, बंदरगाह नगर थे। यहाँ से क्या होता था, जल परिवहन के द्वारा विदेशी व्यापार होता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है। तो मेसोपोटामियाई जो अभिलेख हैं उसमें एक शब्द आया है मेलुहा, जो क्या है, सिंधु क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा से संबंधित है। ढिलमुन या दिलमन क्या है, सिंधव एवं मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। तो ढिलमन जो बंदरगाह है ये क्या था, सिंधव और मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। दिलमन से क्या है की पहचान बहरीन द्वीप से तथा मनका की पहचान ओमान से की गई। तो मनका ओमान का है और दिलमन क्या है, बहरीन का जो है तो द्वीप है। आगे बात कर लेते हैं सिंधव सभ्यता का व्यापार की। तो सिंधव सभ्यता में व्यापार क्या क्या होता था। तो सिंधव सभ्यता में जो आयातित वस्तुएं थी और वो किस क्षेत्र स्थल से आयातित की जाती थी ये टेबल फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो आयातित वस्तुओं में सोना कहाँ से आता था। तो सोना अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से आता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से आती थी। तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान में मिलता था। टिन ईरान, अफगानिस्तान में मिलता था। सिलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात में मिलता था। हरित मणि दक्षिण भारत में मिलता था। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत में मिलते थे। और नील रत्न बदख्शा, नील रत्न कहाँ पर मिलता था। तो ये बदख्शा अफगानिस्तान में मिलता था। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में मिलता था। फिरोजा ईरान में मिलता था। लाजवर्थ बदख्शा और मेसोपोटामिया में मिलता था। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात में मिलता था। स्टेटाइट ईरान में मिलता था। स्फटिक पत्थर दक्कन पठार उड़ीसा बिहार में मिलता था। स्लेट कागड़ा हिमाचल प्रदेश में मिलती थी। और सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत में मिलता था। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ये क्या है, प्रमुख आयातित वस्तुएं हैं जो यहाँ से इन क्षेत्रों से आयातित की जाती थी सिंधु सभ्यता में। तो सीसा कहाँ से, ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से आयातित होता था। स्लेट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से आयातित की जाती थी। स्फटिक शिला जो थी ये दक्कन पठार उड़ीसा और बिहार से आयातित होती थी। स्टेटाइट ईरान से,
गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से, लाजवर्द बदख्शा मेसोपोटामिया से, फिरोजा ईरान से, शिलाजीत जो था ये हिमालयी क्षेत्र से आयातित किया जाता था, और सोना अफगानिस्तान, ईरान और फारस से, अफगानिस्तान, फारस और कर्नाटक से सोना आयातित होता था। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया से, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से, टिन ईरान अफगानिस्तान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, हरित मणि दक्षिण भारत से, शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत से, नील रत्न बदख्शा अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। याद रखेंगे जो शिलाजीत था वो हिमालयी क्षेत्र से प्राप्त होता था। आगे बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग एवं शिल्प कला की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग और शिल्प कला की क्या स्थिति थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग एवं शिल्प कला, हड़प्पा सभ्यता की विशाल इमारतों से राजगिरी का प्रमाण मिलता है। तो राजगिरी का प्रमाण यहाँ से मिलता है। मोहनजोदड़ो से ईंटों के भट्टों के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? ईंटों के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी लोहे के बारे में नहीं जानते थे। वे तांबा एवं तांबा में टिन मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे। तो तांबा और टिन मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे, लेकिन उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा में नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में नाव बनाने के साक्ष्य मिले हैं। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए मोम सांची विधि प्रचलित थी। तो मोम सांचा विधि यहाँ पर क्या था? प्रचलित थी। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए लोथल से मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। तो लोथल जो शहर था वहां से क्या मिले हैं? मिट्टी निर्मित नाव के 5 नमूने मिले हैं। हड़प्पा में सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था? सूती वस्त्र निर्माण था। मुद्रा निर्माण, मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो जो क्या था? हड़प्पा सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था, प्रमुख जो क्या था उद्योग था, इंडस्ट्री थी, वो क्या थी? सूती वस्त्र का निर्माण था। और साथ साथ मुद्रा का निर्माण भी यहाँ पे होता था, मूर्तियों का निर्माण होता था, आभूषण और मनके भी बनाए जाने के यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। बर्तन निर्माण भी यहाँ पर क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। तो यहाँ पर बर्तन भी खूब बनाए जाते थे। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। तो भारत में जो चांदी है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाई गई है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कांस्य कला, मृण मूर्तियां, मनका निर्माण तथा मोहर निर्माण की कला प्रचलित थी। तो जो क्या था? सिंधु सभ्यता थी, इसके अंतर्गत कांस्य कला, मृण मूर्तियां, मनका निर्माण और मोहर निर्माण की कला यहाँ पर प्रचलित थी, पाई जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थर का उपयोग कम करती थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ के जो लोग थे वो कलाकृतियों के निर्माण के लिए धातु एवं पत्थरों का उपयोग कम करते थे। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा। तो जो क्या है? नर्तकी की प्रतिमा है। ये क्या है? मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है। जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है, नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा मिली है, ये क्या है? सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है सिंधु सभ्यता की, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अन्य प्रसिद्ध कलाकृतियों में हड़प्पा एवं चन्नोदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, संभवतः पुजारी की मूर्ति है। स्वास्तिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत पर मानव चित्र। तो मोहनजोदड़ो से जो हाथी दांत मिला है उस पर मानव के चित्र हैं। तो ये सभी क्या हैं? हड़प्पा सभ्यता की क्या हैं? प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, जिनमें से क्या है? जो स्त्री मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से वो क्या है? सबसे प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ हड़प्पा चन्नोदड़ो से कांसे की गाड़ी, मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति मिली है, संभवतः पुजारी की मूर्ति है। और स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दांत और मानव का चित्र मिला है। आगे बात कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन में एक रूपता है। ये बर्तन सादे और उन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी मिलती है। तो ये जो बर्तन हैं वो क्या है? सादे हैं। और इन बर्तनों पर क्या मिलती है? लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी हैं। और ये जो बर्तन हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इसमें
मुद्रा के निशान हैं, जिससे ज्ञात होता है कि उन बर्तनों का व्यापार भी होता था। हड़प्पा सभ्यता से पक्की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। तो जो वनस्पतियां हैं उनका चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है बर्तनों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक स्थिति में माप तौल की बात कर लेते हैं। तो तौल की इकाई 16 के आवर्तकों में होती थी, जिसमें 16, 64, 160, 320, 640 आदि होते थे। 16 के अनुपात की यह परंपरा आधुनिक काल तक चलती रही। बाट घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, सक्वाकार एवं ढोलाकार थे। तो जो बाट थे, तौलने का जो क्या था उपकरण थे, वो घन के आकार के, वर्तुल के आकार के, बेलन के आकार के, शंकु के आकार के और ढोल के आकार के होते थे। सैंधव लोग मापना भी जानते थे। ऐसे डंडे पाए गए हैं जिन पर माप के निशान लगे हुए हैं। तो ऐसे डंडे भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से जिस पे माप के निशान लगे हुए हैं। इनमें एक कांसे का भी है और इनमें क्या है, एक कांसे का भी मिला है। तो मोहनजोदड़ो से सीप का तथा लोथल से हाथी दांत से निर्मित पैमाना मिला है। तो मोहनजोदड़ो से सीप का और लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। सिंधु सभ्यता की मोहर की यदि बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो मोहर है, तो ये मोहरें क्या हैं, सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। तो मोहरें हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो ज़्यादा नहीं, 2000 मोहरें हड़प्पा सभ्यता की प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरें लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थी। आमतौर पर जो मोहरें थी वो किस आकार की होती थी, तो चौकोर होती थी। चौकोर मोहरों पर लेख व पशु आकृतियां दोनों होती थी। तो जो चौकोर मोहरें होती थी उस पर लेख भी होता था, लिखा भी जाता था और पशुओं की आकृतियां भी उकेरी जाती थी। जबकि बेलनाकार मोहरों पर ज़्यादातर लेख होते थे। लेकिन जो मोहरें बेलनाकार होती थी उनमें क्या होते थे, ज़्यादातर लेख होते थे। तो मोहरों में 2000 लगभग मोहरें मिली हैं और जिनमें से 500 मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और आमतौर पर मोहरें चौकोर होती थी जिन पर लेख और पशु आकृतियां दोनों अंकित होती थी। और एक क्या होती थी, बेलनाकार मोहरें होती थी। कुछ मोहरें जो ज़्यादातर इसमें क्या होते थे, लेख लिखे रहते थे। बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मोहरें भी मिली हैं। तो सिंधु सभ्यता से क्या मिली हैं, बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मोहरें भी मिली हैं। अधिकांश मोहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। तो जो मोहरें थी ये सेलखड़ी पत्थर की बनती थी, परंतु कुछ गोमेद, मिट्टी एवं चटकी भी बनी थी। लेकिन कुछ मोहरें गोमेद, मिट्टी और चटकी भी बनी थी। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड वृषभ का है। तो मोहरों पर जो सबसे ज़्यादा चित्र है, जो सर्वाधिक चित्र है वो क्या है, एक सींग वाले सांड वृषभ का है। एक सींग वाले सांड वृषभ का है। तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के लिपि की। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी तो वो कैसी थी, इसकी बात कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं। तो सिंधु सभ्यता में क्या है, सिंधु जो सभ्यता की लिपि है इसमें लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं इसमें। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1833 ईस्वी में मिला था। तो इसका जो सबसे पुराना नमूना है वो क्या है, 1833 ईस्वी में मिला था। और वर्ष 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। और वर्ष क्या है, 1923 तक पूरी लिपि क्या हो गई थी, प्रकाश में आ गई थी। किंतु यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। किंतु ये जो लिपि है इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी कारण से ये जो सिंधु सभ्यता है इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। लिपि भाव चित्रात्मक है तथा प्रत्येक अक्षर किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। तो प्रत्येक जो अक्षर है वो किसी ध्वनि भाव या वस्तु का सूचक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि का लेखन किस तरह से होता था, तो बाईं ओर से दाईं ओर से इसको बाईं ओर की तरफ लिखते थे तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। तो पहली पंक्ति बाईं से दाईं, फिर दूसरी पंक्ति जो है तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो क्या था, सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर जो ये लिपि थी इसकी लिखावट दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी।
इस पद्धति को ब्रुष्टोफेदन कहा गया है। लिपि पर सबसे ज्यादा चिन्ह यू आकार का तथा सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित चिन्ह है वो मछली का है, और यदि आकार की बात करें तो यू आकार का सबसे ज्यादा चिन्ह मिला है। तो ब्रुष्टोफेदन इसको कहते हैं। इसमें क्या है, दाईं ओर से बाईं ओर तथा बाईं ओर से दाईं ओर इस लिपि को लिखा गया है। तो ये याद रखेंगे, ब्रुष्टोफेदन इसको कहा जाता है। यू आकार के चिन्ह, और जो यदि पशु का चिन्ह माने तो मछली का चिन्ह सबसे ज्यादा इस लिपि में मिला है। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के धार्मिक स्थिति की, कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में ईश्वर की उपासना करती थी। तो ईश्वर को मनुष्य, पशु और वृक्ष तीनों रूपों में मानते थे। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यावहारिक अधिक था। तो इहलौकिक था, परलौकिक नहीं था। इहलौकिक दृष्टिकोण इनका क्या था, धार्मिक दृष्टिकोण था, और व्यावहारिक अधिक था। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। बड़ी संख्या में ताबीजों की प्राप्ति से उनके अंधविश्वासों का पता चलता है। तो बड़ी संख्या में जो क्या मिले हैं, ताबीज मिले हैं। इससे उनके अंधविश्वासों, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि के बारे में पता चलता है। भक्ति एवं परलोक जैसी अवधारणा इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंग थे। तो भक्ति और परलोक जैसी अवधारणा भी इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंगों में थे। वे यज्ञ से परिचित थे, यज्ञ के बारे में जानते थे तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, और फिर से जन्म होगा ऐसा ये विश्वास करते थे। कालीबंगा से अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है, अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। इस सभ्यता से कहीं से किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो इस सभ्यता में कहीं से भी किसी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। मातृदेवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, लिंग एवं योनि पूजा और नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा आदि का प्रचलन था। तो मातृदेवी की उपासना करते थे, पशुपति शिव की उपासना करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा, नाग पूजा और शिव वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा आदि का इस सभ्यता में प्रचलन था। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। तो स्वास्तिक और जो चक्र के साक्ष्य हैं ये क्या हैं, सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं बाघ है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। आसन के नीचे कितने हिरण हैं, 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। इसको क्या माना गया है, पशुपति शिव का रूप माना गया है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन मुद्रा में एक 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग है। तो सिर पर क्या है, 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा, दाईं ओर हाथी एवं बाघ तथा आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। तो इस तरह से ये सिंधु सभ्यता की धार्मिक स्थिति थी। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के पतन की। तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं था, बल्कि अलग अलग स्थलों के लिए अलग अलग कारक उत्तरदायी थे। पतन के संदर्भ में विद्वानों के मत, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय मानते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल मैके एवं SR राव का मानना है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ, और RL स्टाइन और AN घोष महोदय जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। MR साहनी भूगर्भिक परिवर्तन को मानते हैं। जॉन मार्शल महोदय प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं। KUR कैनेडी प्राकृतिक आपदा को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता की देन। तो सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीजें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं, दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि
प्रतीक, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि, ये सभी क्या है, सिंधु सभ्यता की देन है। तो ये सब क्या है, सिंधु सभ्यता की देन है। और जो है तो सिंधु सभ्यता के कारण ही इन सभी का क्या है, अभी तक प्रचलन बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। इस टेबल फॉर्म में दिया गया है इसमें, तो इसको कवर कर लेते हैं। किस तरह से कवर करेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले स्थल का नाम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे और उसके बाद उसके खोजकर्ता का नाम पढ़ेंगे और वहाँ से क्या साक्ष्य मिला है उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके समझ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, इसकी भौगोलिक स्थिति रावी नदी, मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी हैं। 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। श्रमिक आवास, 16 भट्टियां, कांसे की घड़ियां, धोती पहने मूर्ति, सीध से 6 अन्नागार, कब्रिस्तान, R37, शंख का बना बैल, कांसे का इक्का एवं दर्पण मंजूसा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र, ये सभी हड़प्पा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो क्या है, सिंधु नदी, लरकाना जिला पाकिस्तान में इसकी भौगोलिक स्थिति है। राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। मृतकों का टीला यहाँ से मिला है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति मिली है, कुम्हार के 6 भट्ठे यहाँ पे मिले हैं, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियाँ, दाढ़ी वाला साधु, हाथी का कपाल खंड और पशुपति के अंकन के मुहरे मोहनजोदड़ो से मिली हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले स्थल सुतकांगे डोर की। ये दास्क नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। R.L. स्टाइल ने 1927 एवं जॉर्ज डेल्स महोदय ने 1927 के करीब इसकी खोज की थी। नदी के तटीय व्यापारिक चौकी, राख से नदी का तटीय भाग यहाँ से मिला है, नदी का तट मिला है, व्यापारिक चौकी के साक्ष्य मिले हैं, राख से भरा बर्तन मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ मिली हैं। तो सुतकांगे डोर से क्या क्या मिला है, नदी की तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी और क्या है, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। R.N. स्टाइल ने 1927 में इसकी खोज की थी। आमरी, सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में है। N.G. मजुमदार 1929, जॉर्ज F. डेल्स 1963-79 ने यहाँ पर क्या की थी, खोज करी थी। ऐसा पहला स्थल जहाँ पर पूर्व हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह तथा प्रवृत्ति परिवर्तन के चरणों की पहचान हुई है, बारहसिंघा का नमूना मिला है आमरी से। चन्हुदड़ो, सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। N.G. मजुमदार ने 1931 में इसकी खोज करी थी। मुहर, उत्पाद केंद्र, औद्योगिक शहर, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, दवात, दुर्ग का अभाव यहाँ पर है, लिपस्टिक का साक्ष्य, मनके का कारखाना मिला है। आगे बात कर लेते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। अमलानंद घोष ने 1953 में यहाँ पर खोज प्रारंभ करी थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल है। हल द्वारा जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। बेलनाकार मुहरें मिली हैं कालीबंगा से। पक्की मिट्टी का हल मिला है। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहाँ से मिला है। अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची एवं अलंकृत ईंटें, अर्थ, काले रंग की चूड़ी आदि मिली हैं। अगले स्थल की बात कर लेते हैं कोटदीजी। तो कोटदीजी की अवस्थिति क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में है ये कोटदीजी। फजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की थी। पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्थल है और पत्थर की नींव वाले घर यहाँ पे मिले हैं। पत्ती के आकार का वाणाग्र मिला है। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गहनों का जखीरा मिला है। चाक पर निर्मित मृदभांड मिला है। आगे बात कर लेते हैं देसलपुर की। तो देसलपुर कच्छ गुजरात, खुद नदी है यहाँ पे। तो ए घोष महोदय ने और SR राव ने 1963 में देसलपुर की खोज करी थी। तेराकोटा यहाँ से मिला है। मुहर, तेराकोटा मुहर, तांबा मुहर, सिलखड़ी मुहर, भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन देसलपुर से मिले हैं।
रोपण, यह सतलुज नदी पंजाब यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है। और वर्ष 1947 के बाद भारत में हड़प्पा कालीन उत्खनन स्थल तांबे की कुल्हाड़ी, शंख चूड़ियां, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य रोपण से मिला है। रंगपुर की अवस्थिति मादर नदी तट गुजरात है। रंगनाथ राव ने 1953-54 में इसकी खोज करी थी। धान की बूसी, घोड़े की मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक यहाँ से मिले हैं। तो रंगपुर से क्या क्या मिला है? धान की बूसी, घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग, पत्थर के फलक। आगे बात कर लेते हैं सुरकोटदा की। तो सुरकोटदा कच्छ गुजरात में पड़ता है। जेपी जोशी ने 1954 में यहाँ पर खुदाई कराई थी। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, बर्तन के सवाधान मिले हैं। तो सवाधान में बर्तन मिले हैं और घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरकोटदा से। लोथल भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में इसकी अवस्थिति है। रंगनाथ राव ने 1957 में इसकी खोज करी थी। अन्नागार सुमेरियन मूल से संबंधित अच्छी नलिका सहित सोने के मनके यहाँ मिले हैं। मन का कारखाना गोदीवाड़ा बंदरगाह मिला है। युग्म समाधान यहाँ मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आगे बात कर लेते हैं आलमगीरपुर स्थल की। तो आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में यहाँ पर खोज करी थी। रोटी बेलने की यहाँ पर चौकी मिली है। कटोरे के टुकड़े मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। गंगा यमुना दो आब का यह पहला उत्खनित स्थल है। तो गंगा यमुना दो आब का यह पहला उत्खनित स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है। और यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने इसकी खोज 1958 में करी थी। धौलावीरा कच्छ गुजरात में है। धौलावीरा की अवस्थिति कच्छ गुजरात में है। और बीबी लाल 1959 और SR बिस्ट 1990-95 के द्वारा यहाँ पर खुदाई कराई गई है। और यहाँ पर ये इन्होंने खोजा है। सफ़ेद कुआं 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है धौलावीरा। नागरिक उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ पे मिला है। खेल का मैदान मिला है। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति मिली है। उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली है यहाँ पर। और बांधों की श्रृंखला यहाँ पर है धौलावीरा में। राखीगढ़ी, ये घग्गर नदी हरियाणा में पड़ती है। सूरजभान ने 1968 में यहाँ पर खोज राखीगढ़ी सूरजभान 1963 में यहाँ पर खोज कराई गई। प्राक हड़प्पन एवं परिपक्व हड़प्पन स्थल के साक्ष्य मिले हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोतीथल क्या है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। और मिताथल या मोतीथल इसको कहते हैं। मिताथल यहाँ पे कहीं कहीं मिलता है। तो मोतीथल हरियाणा में है। सूरजभान ने 1968 में यहाँ इसको भी खोजा था। तांबे की कुल्हाड़ी संस्कृति के 3 स्तर यहाँ पे मिले हैं। बनावली सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में इसकी अवस्थिति है। पूर्व हड़प्पा तथा उत्तर नगरीय सुव्यवस्थित परिवहन तंत्र का अभाव यहाँ पर था। और स्वर्णपट्ट मिट्टी के मनके, तांबे की बनी मछली पकड़ने की बंसी और मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, हल के कुछ टुकड़े, प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई, चक्के के प्रतिरूप मिट्टी के चक्के मिले हैं। सोना लगा हुआ सोना परखने की कसौटी यहाँ पर बनवाली से मिली है। बालाकोट ये अरब सागर बलूचिस्तान में है। RS बिस्ट महोदय ने 1974-77 के बीच यहाँ पर खोज करी थी इस स्थल की। और पूर्व हड़प्पा के अवशेष, भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग और सीपों की कार्यशाला यहाँ से मिली है। भगवानपुरा ये सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। GP जोशी ने 1975-76 में यहाँ खुदाई कराई थी, खोज करी थी। सफ़ेद, काली एवं आसमानी रंग की यहाँ से चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की भी चूड़ियाँ भगवानपुरा से मिली हैं। अल्लाहदीनो सिंधु नदी पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में WH फेयर सर्विस 1976 के द्वारा यहाँ पर खोज कराई गई थी। और वितरण केंद्र, पत्थर की विशाल दीवार की नींव, गहनों का जखीरा यहाँ से मिला है। आगे बात कर लेते हैं अगले स्थल कुणाल की। तो सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में ये कुणाल स्थल पड़ता है। हरियाणा में SR राव महोदय ने 1994 में यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट खोजे थे। तो कुणाल हरियाणा में चांदी के 2 मुकुट SR राव महोदय के द्वारा खोजे गए थे। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ MCQs जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको देखेंगे और उसके बाद हमारा सेशन यहीं से दोस्तों समाप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं सेल्फ चेक में प्रश्न उत्तर की। तो सेल्फ चेक में जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे,
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है दोस्तों, इसमें क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से अब इसमें कूट के द्वारा आपको उत्तर देना है। कूट नंबर 1 है इसका, ए 1 और 2 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, और डी इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनको उनके जो क्या थे, विशाल महल और मंदिर होते थे। देवी और देवताओं दोनों की वो पूजा करते थे, लेकिन युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे। तो इस तरह से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये वैदिक सभ्यता से अलग थी। क्यों अलग थी, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या इनके पास चित्रलेखा लिपि थी, या इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, कौन सा सही होगा बताओ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आलमगीर से मिला है, कि धौलावीरा से मिला है, कि कालीबंगा से मिला है, कि लोथल से मिला है। तो याद रखेंगे कि जो क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या मिला है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो जो क्या था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा ये क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो ये धातुओं का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है तो इससे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्टेटमेंट नंबर 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग करना जानते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, तांबे में कांसा मिला करके टिन बनाना जानते थी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, दयाराम साहनी, बी है लोथल, SR राव, सी है सुरकोटदा, JP जोशी, डी है धौलावीरा, VK थापड़। तो यहाँ पे बताइए दोस्तों, कौन सा क्या है सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों फोकस करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि धौलावीरा VK थापड़ महोदय के द्वारा नहीं खोजा गया था। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो कौन सी थी, यहाँ पे सिंधु, चेनाब, झेलम तीनों थी, गंगा नहीं थी। तो याद रखेंगे गंगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। तो सिंधु, चेनाब और झेलम क्या था, इन नदियों के
तट पर बसी हुई सिंधु घाटी सभ्यता थी और गंगा नदी के तट पर ये इसका विस्तार नहीं पाया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो ये प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में कौन सा है, तो सिंध में कौन सा है, तो याद रखेंगे सिंध में है, इसका जो स्थल है सिंध में वो मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो क्या है, सिंध में इसका स्थल है। यहाँ पे दोस्तों कूट से दिया गया है। तो निम्नलिखित में से प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में कौन सा अवस्थित है, 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 चन्नूदड़ो, 4 सुरकोटदा। तो यहाँ पे अब कूट यहाँ पे दिया गया है, इसका ABCD उत्तर है। तो यहाँ पे इसका जो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का, ये हो जाएगा B। तो 2 और 3 क्या थे, सिंध में थे। तो 2 और 3 क्या थे, सिंध में थे। कौन कौन सा सिंध में था, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो दोनों क्या थे, सिंध में थे। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर जो 7 है ये क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी जो क्या है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा क्या है, एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है। बनावली हरियाणा में है, ये भी सही सुमेलित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही सुमेलित है। और राखी गढ़ी ये क्या है, गलत हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची दिया है और एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो एक हड़प्पीय स्थल है और दूसरे क्या है, सूची दी गई है। तो मांडा कहाँ मिलता है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, इसको मिला देंगे, जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो ये हरियाणा में है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा उत्तर, तो पहले का हो जाएगा 3, दूसरे का हो जाएगा 4, तीसरे का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो है तो 3, 4, 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। 3, 4, 1 और 2 इसमें किस में है, सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि है प्रश्न नंबर 10। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह क्या थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और आर्य क्या थे, नगरों में नहीं रहते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो मुहरों और क्या है, टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण किसका नहीं हुआ है, तो गाय का, हाथी का, गेंडा का, बाघ का। तो याद रखेंगे प्रश्न नंबर 11 का क्या है, सही उत्तर हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय का क्या है टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है, बाकी हाथी, गेंडा और बाघ का निरूपण किया गया है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की, जो कि अंतिम प्रश्न है दोस्तों। इसमें भी एक प्राचीन स्थल की सूची है और दूसरी पुरातात्विक खोज की सूची है। तो इसको क्या करना है, सुमेलित करके कूट में उत्तर देना है। तो लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा से क्या मिला है दोस्तों, तो कालीबंगा से मिला है पहले का हो जाएगा दोस्तों बी गोदीवाड़ा 2 और दूसरे का हो जाएगा क्या, दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे 1 कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष्य। फिर धौलावीरा से दोस्तों क्या मिला है, तो धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा से क्या मिला है, तो धौलावीरा से मिला है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह। और बनावली से क्या मिला है, पक्की ईंटों के साक्ष्य। तो इस तरह से इसकी सूची सुमेलित होगी और उत्तर हो जाएगा हमारा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 इसमें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 2, 1, 3, 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुप्रतीक्षित हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट सेशन अध्याय 3 में बात करेंगे
वैदिक संस्कृति के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।